नमस्कार दोस्तों, इट्स एंटरटेनिंग एजुकेशन, लेट्स मेक एजुकेशन इजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता दोस्तों हूं। इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हम किसी भी प्रश्न के चारों उत्तर में से एक सही उत्तर जो होगा उसको तो बताएंगे ही, साथ ही यह समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे चार विकल्प दिए हुए हैं तो उनका आपस में रिलेशन क्या है, और उन चारों ऑप्शन का भी जो मुख्य बिंदु होंगे उसको हम विस्तार से देखेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाए। एक प्रश्न में 4-5 या उससे ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएं, यानी कि सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। और साथ ही आप यह देखते चलेंगे कि इसमें से जितने भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं आपसे या जिसके उत्तर बता रहे हैं, इनमें से कितने प्रश्न आपके पहले से तैयार हैं, आपको पहले से कितना आ रहा है, उससे आपको अपना खुद का आप विश्लेषण कर पाएंगे। आप चाहें तो कमेंट में बता भी सकते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्न कर पा रहे हैं सही सही। उस हिसाब से हम अपने प्रश्नों का लेवल भी आगे सुधार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से महाकाव्य नहीं है। यानी कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 3 महाकाव्य हैं, एक महाकाव्य कोई नहीं है, उसे ही हमें बताना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, साकेत एक महाकाव्य है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। कामायनी भी बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। बचता है महाप्रस्थान और प्रिय प्रवास, जो इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम क्लियर करना चाहेंगे कि प्रिय प्रवास जो है ये भी एक महाकाव्य है। बचा हमारा महाप्रस्थान, तो महाप्रस्थान महाकाव्य नहीं है, यह एक खंड काव्य है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं महाप्रस्थान की। महाप्रस्थान श्री नरेश मेहता द्वारा लिखित एक खंड काव्य है। उसके बाद साकेत पर चर्चा करें अगर, तो साकेत के रचयिता हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और यह 1931 में आई थी, मतलब 1931 में पब्लिश्ड हुई थी। इसके बाद इसमें जो है लक्ष्मण और उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है, यानी कि जब लक्ष्मण जी वन के लिए जा रहे हैं राम जी के साथ, उस समय उर्मिला जी का संवाद वगैरह इसमें दिए गए हैं। उसके बाद कामायनी है, तो कामायनी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, और यह उनकी अंतिम कृति भी है। 1936 में यह पब्लिश्ड हुई थी, और इसमें 15 सर्गों में इसको विभाजित किया गया है, यानी 15 सर्गों में इसको लिखा गया है। बात अगर प्रिय प्रवास की करें, तो प्रिय प्रवास हमारा जो है खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है, और इसके रचयिता अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न है हमारा कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर की जगह किस होगा, किस राज्य का गठन हुआ था। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा है तमिलनाडु। तो इसमें सही उत्तर हमारा जो है वह है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन गा। 1 अक्टूबर 1853 को भाषाई आधार पर स्वतंत्र भारत में पहले राज्य का गठन हुआ था, वह था आंध्र प्रदेश। यानी कि अगर भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में किसी प्रथम राज्य का जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश का हुआ था। यह तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था, यानी कि तेलुगु भाषी लोग जो थे वह अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे, और जिनके आंदोलन का जो नेतृत्व है वो रामुल्लू जी कर रहे थे। यानी कि राम और उल्लू अलग अलग नहीं है, रामुल्लू एक नाम है उनका, रामुल्लू जी थे। वो 56 दिन तक अनशन पर बैठे थे, और जो है उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद फिर 1 अक्टूबर 1853 को जवाहरलाल नेहरू जी घोषणा करते हैं, और ये एक अलग राज्य बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये जब हम हिंदी का आपको पहला वीडियो आपके लिए ले आए थे, जिसमें हमने हिंदी से सामान्य परिचय आपका कराया था, तो उसमें हमने बताया भी था, और आइए फिर से इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे जो हिंदी के प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे, और इस आयोग को बीजी खेर के नाम पर ही खेर आयोग भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर, और इसके गठन जो है वो 1955 में हुआ था। और किस लिए हुआ था, तो हिंदी साहित्य के विकास के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन पर भी हमने जिक्र किया था अपने पिछले वीडियो में, और
हमने आपको बताया था कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, तकनीकी भाषा क्या होती है, राज्य भाषा क्या होती है, इन सभी चीज़ों को बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि हम हिंदी को भारत में राजभाषा के रूप में रखते हैं, राजभाषा के वर्ग में रखते हैं। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा से तात्पर्य कामकाज की भाषा से होता है, जो किसी देश का जो कामकाज होता है, सारे संसद वगैरह में या जहाँ भी जो कार्य किए जाते हैं वो जिस भाषा में किए जाते हैं तो ये वो राजभाषा कहलाती है। अगर इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखें तो भारत की जो राजभाषा है, यह भारत की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रखी गई हैं, उनमें से एक हिंदी भी है और जो है ये हमारी राजभाषा है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा राजभाषा। उसके बाद हमारा 5वां प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो खड़ी बोली का जो प्रयोग है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यह प्रेम सागर में, यानी कि ऑप्शन गा, प्रेम सागर में हुआ था। ये लल्लू जी लाल की रचना है और 1803 में यह रचना आई थी। तो सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग इसी में हुआ था। और इसमें जो है प्रेम सागर में एक मतलब कि महाभारत की ही कहानी का वर्णन किया गया है और इसको 90 अध्याय में बांटकर जो है इसकी रचना की गई है, यानी कि 90 कहानियों के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। और इसके बाद 6वां क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्र बरदाई, विद्यापति, जगनिक और पुष्पदंत। इसका सही उत्तर होगा विद्यापति, यानी कि ऑप्शन खा। विद्यापति जी जो थे ये हमारे हिंदी के प्रथम गीतकार भी थे। यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? तो वो भी हमारे विद्यापति जी ही थे। 7वां क्वेश्चन हमारा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अगर आपने 2019 का टीटी का पेपर दिया होगा तो उसमें शायद ये प्रश्न पूछा भी गया था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो ये हमारी रैदास जी की पंक्ति है। रैदास जी ने ये पूरी कविता लिखी है जिसमें यह पंक्ति आती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और रैदास जी की अगर बात करें तो ये हमारे बनारस में इनका जन्म हुआ था, यानी कि काशी के थे, उत्तर प्रदेश के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? ऑप्शन है मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। दोस्तों यहाँ पर जो है टाइपिंग करते समय थोड़ी सी दिक्कत हो गई है कि इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ई होना मतलब कि ऑप्शन अंगा या ई होना चाहिए था कि नॉन ऑफ एबव का ऑप्शन भी होना चाहिए। और जो है क्योंकि इसमें मतीराम जी जो है हमारे ये भी रीतिबद्ध के ही कवि हैं, केशवदास जो हैं ये भी रीतिबद्ध के कवि हैं, घनानंद भी रीतिबद्ध के कवि हैं और चिंतामणि जो हैं ये भी रीतिबद्ध के ही कवि हैं। यहाँ पर अगर इन लोगों की रचना की बात थोड़ा सा की जाए तो मतीराम की रचना है रसराज, एक बहुत प्रसिद्ध रचना है मतीराम की रसराज। चिंतामणि की यदि रचना की बात की जाए तो उनकी रचना है रसविलास। केशवदास की अगर रचना की बात किया जाए तो रसिक प्रिया और घनानंद की बात की जाए तो इनकी तो बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, जैसे इश्कलता है और वियोग बोली है, तो इनकी ये सब रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो है अगला क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। इसमें 4 ऑप्शन है राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्य प्रकाश मिश्र और खुशवंत सिंह। इसका सही आंसर होगा कमलेश्वर। कमलेश्वर को आपको 2003 में इसी रचना के लिए, यानी कि कितने पाकिस्तान नामक रचना के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी मिला था, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से कमलेश्वर को नवाजा गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? यानी एक टाइटल दिया गया है एक भारतीय आत्मा, तो किसको यह टाइटल दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत जी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है और आपको बता दें कि 1949 में इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन थे? 4 ऑप्शन हैं रामधारी सिंह दिनकर,
नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं और यह वीर रस के बहुत प्रमुख कवि थे, यानी कि इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं वो वीर रस की ही हैं, जिसमें एक प्रमुख रश्मि रथी भी है। रश्मि रथी भी इनकी काफ़ी प्रचलित और जो है काफ़ी जो है अच्छी रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का जादूगर कहा जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बताना है जिसको कलम के जादूगर की उपाधि से जाना जाता है, दी गई है यह उपाधि। इसमें ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दिनकर, रामवृक्षवेणीपुरी और कमलेश्वर। तो इसमें रामवृक्षवेणीपुरी जी को कलम का जादूगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो हैं इनको उतना सम्मान तो नहीं मिल पाया हमारे हिंदी साहित्य में जितने के लिए ये योग्य थे, और इनकी तुलना थोड़ा बहुत मतलब प्रेमचंद से भी की जाती है, क्योंकि इन्होंने भी ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत ही जीवंत वर्णन किया है अपनी कहानियों में। इनकी कहानियाँ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ग्रामीण क्षेत्रों का, जैसे कि प्रेमचंद ने जो तत्कालीन व्यवस्था थी, जो तत्कालीन माहौल था पूरे गांव का, जो है जातिवादिता का या अन्य जितनी भी उस समय की महत्वपूर्ण समस्याएं थी उनको फोकस करके कहानियां लिखते थे एकदम देसी तरीके से प्रेमचंद जी, और इसी कारण वो इतने पॉपुलर भी हुए। तो वैसा ही कुछ रामवृक्षवेणीपुरी जी भी लिखते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से तुलसीदास जी की रचना नहीं है, यानी कि पूछ रहा है कि तुलसीदास जी की रचना निम्न में से नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से 3 ऑप्शन तुलसीदास की रचना के हैं और कोई एक है जो तुलसीदास की रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जानकी मंगल, दूसरा है रस विलास, तीसरा है रामाज्ञा प्रश्न और चौथा है पार्वती मंगल। तो इसमें रस विलास यानी कि ऑप्शन बी जो है यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रस विलास किसकी रचना है? तो रस विलास महाकवि देव की रचना है, जो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो रस विलास और जो है प्रेम वाटिका कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो किसकी रचना है? तो ये महाकवि देव जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्न में से कौन विलोम युग्म सही है, यानी कौन से विलोम युग्म हैं इसमें जो सही हैं? तो कोई एक ही है जो इसमें से सही है, बाकी 3 गलत हैं। आइए प्रश्न देखते हैं, वो ऑप्शन देखते हैं। अपव्यय, मितव्यय, आज्ञा, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, उपकार और भलाई। जब ऐसे प्रश्न आते हैं हिंदी में तो हमारे लिए कभी कभी ये बहुत सरल प्रश्न होते हैं और इसको हम बहुत जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न सामान्यतः हर किसी को पता होते हैं, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में प्रश्न को कभी कभी सही से ना पढ़कर हम ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। बाकी ऐसे प्रश्नों में कुछ खास नहीं होता है। यहाँ पर आइए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। तो अपव्यय, मितव्यय। अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्ची और मितव्यय का मतलब होता है कम खर्ची, यानी कि कम खर्च करने वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के विलोम मिलते हैं। आगे देखते हैं आज्ञा और निंदा। तो आज्ञा और निंदा का एक दूसरे से कोई संबंध यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही एक दूसरे के विलोम हैं, ना ही एक दूसरों के ये समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि आज्ञा का होता है अवज्ञा और निंदा का होता है प्रशंसा। तो ये दोनों भी नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ईर्ष्या और द्वेष की बात करें तो ये दोनों एक समानार्थी शब्द के रूप में देखने को मिल रहे हैं। उपकार और भलाई की बात करें तो ये भी हमारे समानार्थी शब्द के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अपव्यय और मितव्यय, ये हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। अगला है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, यानी अज्ञेय शब्द के लिए जो वाक्यांश है, जिस वाक्यांश के लिए हम अज्ञेय शब्द का प्रयोग करते हैं वह कौन सा है? 3 ऑप्शन है। जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। तो जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं, जिसे सुना ना जा सके उसे अश्रव्य कहते हैं, और जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। तो अज्ञेय का सही हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जिसे जाना ना जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अज शब्द का अर्थ नहीं है। ध्यान देना है, नहीं है पूछ रहा है। तो नहीं है तो 4 ऑप्शन है, इसका मतलब एक इनमें से कोई गलत ऑप्शन है और हमारे सही ऑप्शन है। इसमें ब्रह्मा, बकरा, शिव और अनजान 4 ऑप्शन है। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो अनजान होगा, यानी कि अज शब्द का अर्थ अनजान नहीं होता है। बाकी बकरा भी होता है, ब्रह्मा भी होता है और शिव भी होता है, क्योंकि अज शब्द का अर्थ होता है जो आजन्मा हो, जिसने जन्म ना लिया हो। लेकिन बकरे का पर्यायवाची है, या बकरे को कहा जाता है, अज भी कहा जाता है संस्कृत में। तो इसलिए यहाँ पर अनजान जो है यह उत्तर
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो 4 पुस्तकें दी हुई हैं यहाँ पर, जिनमें से किसी एक पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग आता है, उस पुस्तक का नाम बताना है। तो रामचरितमानस है, इसमें रामचंद्र जी और सीता जी का टोटल संवाद है। दूसरा है सूरसागर। सूरसागर हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि सूरसागर सूरदास जी की एक रचना है और इसमें बीच में जब श्री कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं ब्रज क्षेत्र में गोपिकाओं को समझाने के लिए, गोपिकाओं से संवाद करने के लिए, तो वही गोपिकाओं का और उद्धव जी का जो पूरा संवाद है उसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। और चूंकि गोपिकाओं ने कृष्ण जी को काले भंवरे से उपमा दी थी, काले भंवरे के समान कहा था, तो इसलिए इसको भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर सागर, यानी सूर सागर पुस्तक में भ्रमर गीत का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? यानी खड़ी बोली का प्रयोग निम्न में से किस रचना में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा साकेत। यानी साकेत जो हमारी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, इसको खड़ी बोली में लिखा गया है। और इसमें जैसा कि हमने बताया था कि उर्मिला और लक्ष्मण के विरह का वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी गजल लेखन का कार्य प्रारंभ किया। यानी गजल जो लिखी जाती है, तो गजल को हिंदी में पहली बार किसने लिखा था, यह प्रश्न होगा। तो हिंदी में पहली बार गजल लेखन का कार्य ऑप्शन में है गोपाल दास नीरज, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार और काका हाथरसी। तो इसका सही उत्तर होगा दुष्यंत कुमार। यानी कि हिंदी में पहली बार पूर्ण रूप से गजल को लिखने का कार्य किसने किया था? दुष्यंत कुमार ने किया था। इनकी कुछ बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे गजल इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं। एक दो जैसे याद आ रही हैं कि एक इन्होंने लिखा था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसी तत्कालीन सरकारों पर, तत्कालीन व्यवस्थाओं पर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो है गज़ल लिखे हैं, सुनने योग्य गज़ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं। यानी कि छायावाद के निम्नलिखित में से जो प्रमुख कवि हैं उनको छांटना है। मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन में है, सूरदास जी हैं, और जयशंकर प्रसाद हैं, मीराबाई हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ जैसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आंसू है, कामायनी है, उर्वशी है। तो ये जयशंकर जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। हमने पहली बार आपको इसको ऐसे प्रस्तुत किया था कि आपको यह समझने को मिले कि सही उत्तर न रटें आप, साथ में ही आपके कुछ और भी प्रश्न तैयार होते जाएं। हमने जो बीच में आपको विश्लेषण किया उसको पीडीएफ में नहीं लिखा है, उसको जानबूझकर काटा है, ताकि अगर आप वीडियो देखकर पढ़ना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, आप स्वयं से जब उसको लिखेंगे सुनकर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी तैयारी करने में, और वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी हम चाहते तो उसको भी इंक्लूड कर सकते थे, अगर आप चाहेंगे तो आगे से वो इंक्लूड कर भी देंगे। इसके जो पीडीएफ होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे भी और बेहतर तरीके से वीडियो बना सकें। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।